आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। चाफेकर बंधु पुणे के रहने वाले थे। स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ओजस्वी वाणी ने उनके अंतर में राष्ट्रीयता का सागर उद्वेलित किया और वे भारत माता के लिए कुछ कर गुजरने का संकल्प मन में ले बैठे। बात उन दिनों की है जब पुणे में भयंकर प्लेग फैल गया था। प्लेग की रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित करने के लिए कमिश्नर के पद पर वॉल्टर चार्ल्स रेंट की नियुक्ति हुई। रेंट बचाव करने के बहाने घरों की तलाशी लेकर निर्दोषों पर अत्याचार करता था और स्त्रियों को अपमानित किया करता था। सारा पूना शहर रेंट के अत्याचारों से त्रस्त हो उठा। तब दामोदर चाफेकर और बालकृष्ण चाफेकर ने लोगों को इस त्रास से मुक्त कराने की सौगंध उठाई। चाफेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को मिस्टर रेंट का शिकार करने का निश्चय किया। इस दिन महारानी विक्टोरिया का राज्यारोहण दिवस हीरक जयंती के रूप में मनाया जाना था। तय दिन दामोदर चाफेकर ने मिस्टर रेंट को और बालकृष्ण चाफेकर ने मिस्टर आइरिस्ट को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। नौकरी और पुरस्कार के प्रलोभन में आकर द्रविड़ बंधुओं ने पुलिस को ये भेद दे दिया कि ये काम चाफेकर बंधुओं का था। देशद्रोही द्रविड़ बंधुओं को वासुदेव चाफेकर ने गोली मार दी। 8 अप्रैल 1898 को दामोदर चाफेकर को फांसी दे दी गई। इसके ठीक एक साल के बाद 10 मई 1899 को बालकृष्ण चाफेकर को और 8 मई 1899 को वासुदेव चाफेकर को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। भारत माता की आजादी के लिए 3 वीरों ने अपने प्राणों की बलि दे दी। मजा यार, मैंने आज तक ऐसा नाटक नहीं देखा। नाटक का एक एक संवाद मानो शरीर में खून को तेज करता है। हाँ यार, वो डायलॉग था ना, कौन सा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम राम काका। राम राम बेटा, राम राम। क्या बात है, आज बड़े जोशीले दिख रहे हो और शेरो शायरी भी उसी तरह कर रहे हो। हम नाटक देख कर आ रहे हैं। वो भी भगत राजगुरु सुखदेव के ऊपर था। अरे वाह 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 वाह, तब तो बड़ा मजा आया होगा। क्या बताएं काका, एक एक सीन ऐसे लग रहे थे मानो सचमुच हम उस काल में पहुंच गए हों। और काका, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के फांसी वाले सीन में, उसमें तो मुझे रोना आ गया था। अरे तुझे क्या, सभी को रोना आ गया था। काका, उनके माता पिता को कितना दुख हुआ होगा। यार, किसी परिवार का बेटा फांसी चढ़ जाए तो किसे दुख नहीं होगा। क्या लोग थे भाई वो भी, जो जिए एक साथ मरे एक साथ, वो भी अपने देश के लिए। भाई, मैंने आज तक इतिहास में ऐसे वीरों के बारे में नहीं सुना। सच है यार। तो आज मैं तुम्हें ऐसे ही 3 वीर शहीदों की कहानी सुनाता हूँ। अरे बैठो ना, बैठो बैठो बैठो। क्या सचमुच काका वो लोग इन्हीं की तरह दोस्त थे, इन्हीं की तरह फांसी पर चढ़ गए थे? हाँ बेटा, लेकिन वो दोस्त नहीं थे, बल्कि वो तीनों सगे भाई थे। सच काका, कौन थे वो? उनका नाम था दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर और वासुदेव चाफेकर। ये लोग पूना के निवासी थे। पिता कीर्तनकार थे। तीनों भाइयों का जीवन भ्रमण और संघर्ष में बीता। बावजूद इसके उनके मन में देश प्रेम कूट कूट के भरा था, क्योंकि जवानी के प्रारंभ में ही उनके कानों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जोशीली वाणी से राष्ट्रीयता की मशाल जल चुकी थी। उनके मन में ये बात घर कर गई कि उन्हें अपनी भारत माता के लिए कुछ कर गुजरना है। दामोदर और बालकृष्ण को बचपन से ही व्यायाम और अस्त्र शस्त्र चलाने में रुचि थी। सामान्य शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने सेना में प्रवेश करके भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाने का संकल्प किया। लेकिन साइलेंस, सारे लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं। अब जिसका नाम पुकारा जाएगा वो यहाँ आएगा। सुरेश नाथ, ओंकार सिंह, बनवारी लाल,
गणेश प्रसाद। बस अब भर्ती खत्म, अब बाकी लोग वापस जाएं। क्या हुआ भाऊ? इस बार भी भर्ती नहीं हुई। तो क्या हुआ? 2 बार नहीं हुआ ना, हम तीसरी बार कोशिश करेंगे। नहीं, अब हम अपनी सेना तैयार करेंगे, उन्हें प्रशिक्षण देंगे और इस गोरी सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे। यही शाबाश, लगन लगा, पकड़ पकड़, गर्दन से पकड़, गर्दन से पकड़। अरे टगड़ी लगा, टगड़ी टगड़ी टगड़ी। अरे देख, चलो गोभी पछाड़, गोभी पछाड़, जोर से कमर पे ले उसके। ये बात, शाबाश शाबाश शाबाश, मजबूती से जमे रहो। अरे कमजोर आदमी क्या अंग्रेजों से लड़ेगा, जरा जोर लगा। नहीं भाई, तलवार ऐसे नहीं, ये यहाँ से पकड़ो मजबूती से। और सामने वाला वार करे तो ऐसे रोको। दोनों भाई अपनी सेना तैयार करके खुश तो बहुत थे, लेकिन अभी तक उन्हें अपने जोहर दिखाने का मौका नहीं मिला। इसी बात का उन्हें मलाल था, लेकिन जल्द ही उन्हें एक सुनहरा अवसर मिल गया। भाऊ, तुम्हें तो पता है पूना में भयंकर प्लेग फैल गया है। हाँ, तो प्लेग की रोकथाम के लिए इस गोरी सरकार ने वॉल्टर चार्ल्स रैंड को कमिश्नर बना दिया है। इस रैंड ने तो हमारे शहर में हाहाकार मचा दिया है। लोग उसके नाम से कांपने लगे हैं। ये रैंड अपनी गोरी सेना के साथ प्लेग की रोकथाम की आड़ में हमारे मंदिरों मस्जिदों को अपवित्र कर रहा है। और तो और ये लोग घरों में घुसकर घर के लोगों को मारते हैं। कई जगह तो उसने प्लेग के कीटाणु मारने के लिए घरों को ही आग लगा दी। इस रैंड का आतंक बहुत बढ़ता जा रहा है भाऊ। सारा पूना इस रैंड के नाम से थरथरा रहा है। उस रैंड को प्लेग की रोकथाम करने दो, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन हम ये सब करेंगे कब? रैंड और उसके लाल मुंह के बंदर हमारे यहां भी सफाई अभियान के लिए आएंगे। उसी वक्त हम उन्हें खत्म कर देंगे। भाऊ, मैंने सुना है कि वो लोग आज ही इस तरफ आने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही वो लोग यहाँ आएंगे और उन लोगों में से किसी ने भी किसी भी तरह से दुर्व्यवहार किया तो तुम उन लोगों पर हमला बोल देना, और तुम्हारे हमला बोलते ही मैं रैंड का काम तमाम कर दूंगा। बालकृष्ण, तुम समझ गए ना? जी भाऊ। अच्छा, मैं जाता हूं। चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। ध्यान से, वहां पर बफेलो है। ओ, भैंस है तो क्या? क्या ये हमको खा जाएगा? जल्दी चलो। देखा हमारी भैंस कितनी राष्ट्रीय है। वो जानवर होकर भी तुम लोगों को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर रही, तो हम इंसान होकर तुम्हें कैसे बर्दाश्त करें? चलो, इधर से, इधर का सफाई हो गया है। क्या हुआ बालकृष्ण? वो लोग चले क्यों गए? हमारी इस देश प्रेमी भैंस की वजह से। मतलब? जैसे ही वो गोरा आगे बढ़ा, हमारी इस राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भैंस ने उसे जोरदार टक्कर मारकर चारों खाने चित कर दिया। तो फिर क्या उन्होंने कमिश्नर रैंड को छोड़ दिया? नहीं, उस दिन किस्मत ने उसे बचा लिया, लेकिन चाफेकर भाइयों ने तो उसे मारने का अटल इरादा कर ही लिया था। वो लोग लगातार 3 महीनों से कमिश्नर रैंड की टोह ले रहे थे। वो कहाँ रहता है, कहाँ आता जाता है। वासुदेव ने बारीकी से कमिश्नर रैंड की रुचि अभिरुचि के बारे में पता कर रखा था। तो उन लोगों ने अभी तक रैंड को क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि कमिश्नर रैंड ही मारा जाए। उसका मरना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने इस काम को करने के लिए पूरा प्लान बनाया था। और वो दिन आ ही गया
जिसका चाफेकर भाइयों को बेसब्री से इंतजार था। तारीख थी 22 जून 1897। महारानी विक्टोरिया का राज्यरोहण दिवस हीरक जयंती के रूप में मनाया जा रहा था। चाफेकर भाइयों ने सुबह जल्दी उठकर उपवास रखने का संकल्प लिया। पूजा अर्चना करके घर से निकलने से पहले उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भैंस के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा। हमें आशीर्वाद दो ताकि हम उस कमिश्नर रैंड को हमेशा हमेशा के लिए इस पवित्र माटी से हटा दें। चलो बालकृष्ण, गवर्नमेंट हाउस चलते हैं। चलो भाऊ, चलो। बस वो रही हमारी मंजिल। यहां तैयारी चल रही है। मैं रैंड को उस तरफ देखता हूं, तुम यहीं रुको। क्या हुआ भाऊ? वो यहां नहीं है। चलो, वो सेंट मैरीज चर्च में होगा। चलो चलो। यहां तो बहुत सारी भीड़ है, लेकिन वो कहां है? कहीं दिखा? यहां तो बहुत भीड़ है भाऊ। पूरा वहां। चलो भाऊ, चलो। नहीं, यहां नहीं। गोलियां चलने से भगदड़ मच सकती है और इस भगदड़ में कई बेकसूर लोग भी मर सकते हैं। तो क्या करें भाऊ? शाम को गवर्नमेंट हाउस में बड़ा जलसा होने वाला है। तुम्हें पता है, शाम को रैंड भी वहां आएगा। हम वहीं उसका काम तमाम कर देंगे। ठीक है, चलो। महादेव, मैं मुख्य फाटक पे रहूंगा। मुझसे थोड़ी दूर बालकृष्ण तुम रहोगे, और उसके आगे महादेव तुम रहोगे। इसी रात का हमें इंतजार था। देखो, किसी प्रकार की कोई भी भूल हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसीलिए हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। तुम ठीक कहते हो, अब जल्दी करो, वो निकल ना जाए। अपना ध्यान रखना तुम लोग। रात हो चुकी है, वो बाहर आता ही होगा। रैंड के पीछे ये किसकी बग्गी है? भाऊ को बताना होगा कि अभी उस पर हमला नहीं किया जाए। साहब, आपने आवाज सुनी? चलो, कोई देहाती है जो अपने किसी साथी को बुला रहा है। साहब, कोई है? कौन? कौन? उठो, उठो बग्गी से। कौन है तुम? तेरी मौत। ओह जीसस! मिस्टर हारिस, क्या हुआ? वहाँ उधर मैंने गोली का आवाज सुना और वहाँ से मैंने किसी को भागते देखा। कोई है यहाँ पे? तो कौन हो तुम?
करो तुम। तेरी मौत। हेल्प मी। आज की ताजा खबर, कमिश्नर रैंड और मिस्टर आयरस की हत्या। आज की ताजा खबर। बहुत अच्छा हुआ, उस अंग्रेज ने पूरे पूना में आतंक मचा रखा था। मगर वो लोग थे कौन जिन्होंने उसे मारा? वो जो भी थे, मगर थे बहुत हिम्मत वाले। आज की ताजा खबर, कमिश्नर रैंड और मिस्टर आयरस की गोली मारकर हत्या। शट अप। आज 2 महीने हो गए हैं उन हत्यारों का पता नहीं चला। कुछ करो। बट सर, हमने हत्यारों का नाम बताने वाले को 20,000 रुपए देने की बात कही थी। उसे सुनकर भी कोई सामने नहीं आया। सर, 2 भाई 20,000 के लालच में आकर हमें उन लोगों का नाम बताने को तैयार हो गए हैं। वेरी गुड। कहाँ है वो लोग? सर, वो लोग बाहर खड़ा है। तो जल्दी करो, उनको लेकर आओ। ओके सर। सर, ये है गणेश शंकर ड्राइवर और ये है इसका छोटा भाई रामचंद्र। राम राम सरकार। राम राम। देखो गणेश और रामचंद्र, तुम लोग अगर हमें मिस्टर रैंड और मिस्टर आयरेस्ट के कातिलों के बारे में बता दोगे तो हम तुमको 20,000 रुपया देंगे और इसके अलावा भी बहुत सा इनाम देंगे और तुम दोनों भाइयों को एक अच्छी नौकरी भी देंगे। बताओ कौन थे वो लोग? बताओ। तो क्या फिर उन लोगों ने चाफेकर भाइयों का नाम बताया? पैसे का लालच भाई से भाई को मरवा देता है और फिर द्रविड़ भाइयों को तो केवल नाम बताने के लिए 20,000 रुपए जैसी बड़ी रकम मिली थी और साथ साथ नौकरी का आश्वासन भी अंग्रेजों ने दिया था और वो लोग अंग्रेजों के बिछाए जाल में फंस गए और बाल कृष्ण चाफेकर का नाम बता दिया। लेकिन द्रविड़ भाइयों को यह नहीं पता था कि जिस दिन चाफेकर भाइयों को उनके गद्दारी का पता चलेगा तो वो उन्हें क्या इनाम देंगे। फिर चाफेकर भाइयों का क्या हुआ काका? अरे होना क्या था, वही हुआ जो अधिकतर क्रांतिकारियों के साथ हुआ। अंग्रेजी सरकार को जैसे ही दामोदर और बालकृष्ण के बारे में पता चला, उन्होंने चाफेकर भाइयों की धरपकड़ शुरू कर दी और उन्हें उसमें सफलता भी मिली। दामोदर हरि चाफेकर पकड़ा गया। सेशन जज क्रो की अदालत में मुकदमा चला। ऑर्डर। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी दामोदर हरि चाफेकर ने कमिश्नर रैंड और मिस्टर आयरेस्ट की हत्या नहीं की, मगर सबूत बताते हैं कि हत्या के समय दामोदर वहां उपस्थित था। लिहाजा अदालत दामोदर हरि चाफेकर को दोषी मानती है और सजाए मौत का हुक्म देती है। दामोदर को इस बात का जरा भी गम नहीं था। उसे तो इस बात की इतनी खुशी थी कि वो अपने शहर मगध, अपने देश के लिए कुछ कर सका। वो अपने आप को धन्य मान रहा था और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की दी हुई गीता को हर समय अपने सीने से लगाए रहता था, नित्य पाठ किया करता था। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दामोदर के अनुरोध पर अपनी निजी प्रति
हस्ताक्षर करके उसे दी थी। दामोदर मानो उस गीता को अपना पुरस्कार समझकर हमेशा अपने पास रखता था। 18 अप्रैल 1898 के दिन जब उसे फांसी दी जानी थी, उस रात दामोदर गहरी नींद सोया। सुबह जल्दी उठकर नहाया, प्रभु वंदना की, अपने देश, अपने घर वालों, अपने साथियों, अपने आदर्श लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को याद कर सीना चौड़ा कर मौत के दरवाजे खटखटाने चल दिया और मौत के शिकंजे ने उसे अपने पंजों में दबा लिया। मगर मौत का पंजा भी दामोदर के हाथ से अंतिम समय तक गीतानुमा पुरस्कार को उससे अलग ना कर सका। काका, फिर बालकृष्ण का और बाकी लोगों का क्या हुआ? बालकृष्ण शायद अंग्रेजों के हाथों कभी नहीं लगता, पर जब उसने देखा कि उसके नाम पर निरपराध लोगों को सताया जा रहा है, तो ये बालकृष्ण नहीं सह सका और स्वयं पुलिस के पास पहुंच गया। बड़े भाई की मौत से बालकृष्ण को गहरा धक्का लगा था। भाई की मौत से वो अस्वस्थ हो गया था। काका, उन देशद्रोही द्रविड़ भाइयों का क्या हुआ? चाफेकर भाइयों में से एक भाई तो देश पर कुर्बान हो चुका था और एक जेल में था। छोटा भाई वासुदेव बाहर था, पर वो ये जानता था कि भाई दामोदर की तरह मंझले भाई बालकृष्ण को भी फांसी का दंड मिलेगा। वासुदेव ये जानता था कि वो अपनी मां का आखिरी सहारा है। मां, तेरे दोनों बेटे भारत माता के प्रति अपना अपना कर्तव्य निभा चुके हैं। अब अपने इस छोटे बेटे को भी आशीर्वाद दो मां, और आज्ञा दो कि वो अपने भाइयों की तरह अपने देश के लिए कुछ कर सके। आशीर्वाद दो मां। जा बेटा जा, मुझसे ज्यादा इस देश को तेरी जरूरत है। जा। आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि दामोदर भाऊ और बालकृष्ण की खबर पुलिस को किसने दी। अब आप लोग ही बताएं कि गणेश और रामचंद्र का क्या करना है। महादेव भाऊ, आप हम सबसे बड़े हैं, आप जो कहेंगे हम सबको स्वीकार होगा। क्यों भाइयों? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। उन दोनों ने पुलिस से अपना इनाम तो ले लिया, पर हमारा इनाम अभी देना बाकी है। आज रात मैं, वासुदेव और साठे उनका इनाम उनके घर पर देकर आएंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, ज्यादा लोगों की वजह से परेशानी बढ़ सकती है, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम लोगों को खबर पहुंचा दी जाएगी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वासुदेव, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? जी। साठे, तुम बाहर गली के मोड़ पर नजर रखना। ठीक है, मैं जाता हूं। 8 फरवरी 1899 की वो रात वासुदेव पंजाबी लिबास पहना था। वासुदेव द्रविड़ भाइयों के घर पहुंचा। उसने देखा कि द्रविड़ भाई अपने कुछ मित्रों के साथ ताश खेल रहे हैं। उसने नीचे से ही आवाज लगाई, ओए गणेश। अरे गणेश, देख कोई बुला रहा है। तुझे और तेरे भाई को प्रिंस साहब ने थाने बुलाया है, छेती कर। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। छोटे, इधर तो आ। ये भुइन साहब ने इतनी रात गए क्यों बुलाया है? भैया शायद किसी के बारे में जानकारी चाहते होंगे, या फिर कुछ इनाम देना चाहते होंगे। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अच्छा दोस्तों, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है। ताश की बाजी अपन फिर कभी जमा लेंगे। अरे भैया जल्दी चलो, जल्दी। ये अंग्रेज टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, और सोचो इतने बड़े साहब ने खुद बुलाया है अपने को। हाँ छोटे, देखना हम इन अंग्रेज साहबों की कृपा से कहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ गद्दार, तू जानता भी नहीं है कि तू कहाँ जाएगा। वासुदेव, मगर तेरा सबसे बड़ा इनाम मैं तुझे अभी देता हूँ। ये ले। भागो भागो भैया, और तू कहाँ भाग रहा है? ये ले। फिर क्या हुआ काका? अरे होना क्या था बेटा, भाइयों का बदला लेकर वासुदेव और महादेव
पुलिस की गिरफ्त में आ गए। गणेश तो घटना स्थल पर ही मारा जा चुका था और रामचंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बस फिर वही मुकदमा और फांसी है ना काका? हाँ। क्या निडर लोग होते थे उस समय? अरे निडर? अरे लोहे का कलेजा था उनका, लोहे का। वो वीर फांसी का फंदा तो ऐसे खुश होकर गले में डालते थे कि जैसे कोई दूल्हा वरमाला पहन रहा हो। अदालत ने वासुदेव चाफेकर 8 मई, महादेव रानड़े 10 मई और बालकृष्ण चाफेकर 12 मई 1899 फांसी की तारीख तय की। और जब 8 मई को वासुदेव को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में वो कोठी पड़ी जिसमें उसका बड़ा भाई बालकृष्ण अपनी फांसी की बाट जो रहा था। वासुदेव ने कहा, भैया अलविदा, मैं जा रहा हूं। बहुत हिम्मत से काम लेना, मैं बहुत शीघ्र ही तुमसे आकर मिलूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सही बात है काका, ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून कहां देखने सुनने को मिलेगा। काका, क्या उस दौर में सभी ऐसे दीवाने होते थे? हाँ बेटा, समय की मांग यही थी उस समय, और वो नौजवान अपने देश की मांग को समझते थे। उनको अपने प्राणों से ज्यादा देश की आजादी प्यारी थी। हाँ काका, इन देशभक्तों के आगे तो सिर श्रद्धा से अपने आप ही झुक जाता है। सही कहते हो बेटा, सही कहते हो। उन सारे देशभक्तों को जितना सराहा जाए कम है, बहुत कम है। काका, लेकिन मैं ये सोचकर सिहर जाता हूं कि उस मां का क्या हुआ होगा जिसके तीनों बेटे शहीद हो गए थे। उस पर क्या बीत रही होगी, उसका क्या हाल हुआ होगा। दिल दहल उठता है। सभी को ऐसा ही लगता था, पर बेटा, पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। 3 शेर जैसे बेटों की जननी क्या किसी शेरनी से कम होगी? बस ऐसा ही कुछ सोचकर स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता चाफेकर बंधुओं के घर पहुंची। उनके कोमल हृदय में ये मानवीय भाव उमड़ रहे थे कि चाफेकर भाइयों की मां बिन पानी की मछली जैसे तड़प रही होगी, रो रोकर उसका बुरा हाल होगा। सच है काका, जिस मां के 3 जवान बेटे ना रहे हों, उसका ये हाल तो होना ही है। हाँ काका, किसी माँ पर एक साथ दुखों का पहाड़ गिर जाए तो उसके लिए रो रो कर प्राण देने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। हाँ, सिस्टर निवेदिता यही सोचकर सांत्वना भरे शब्दों का, संवेदनाओं का, मानवीय भावनाओं से भरा शब्दकोश लेकर पहुंची थी। लेकिन उस शब्दकोश के तो पृष्ठ भी नहीं खुल सके। क्यों? ऐसा क्या हुआ? जब सिस्टर निवेदिता ने चाफेकर भाइयों की मां को देखा तो ये पाया कि उनके मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज है, अलौकिक गर्व की दीप्ति है, अद्भुत गांधीर्य युक्त संयत शांति है और वेदना की एक भी रेखा नहीं है। यह देखकर सिस्टर निवेदिता ने सोचा, ऐसी मां के प्रबोधन के लिए शब्द कुछ भी नहीं, और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उस मां के चरण छूकर अपने आप को धन्य मान लिया। सच है काका, धन्य है ऐसी सारी माताएं जिनके कारण भारतवर्ष इन गुलामी की जंजीरों से आजाद हो गया। अरे ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिन्होंने भारतवासियों के हृदय में एक नए दर्शन का प्रकाश दिया। उनके बलिदानों की कथाएं हम सबको वीरता की प्रेरणा देती रही हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी वीरता की प्रेरणा देती रहेंगी। निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का।
अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।